मेरा नाम सारिका है। जब पहली बार होश संभाला, तब तक मेरी जिंदगी का सब कुछ बदल चुका था। मुझे ये याद नहीं कि मेरे माता-पिता कैसे दिखते थे। यादें बस कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जिन पर हाथ फेरने से और भी धुंधलापन सा छा जाता है। लेकिन एक बात मैंने हमेशा महसूस की, खालीपन, जैसे कोई साया हो जो हर समय साथ हो, मगर छूकर देखो तो कुछ भी नहीं। मैं एक मामूली सी मिडिल क्लास फैमिली की इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा की आंखों का तारा, और बस 2 साल की थी जब एक दिन अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों चल बसे। मुझे हादसा याद नहीं, लेकिन हर बार जब चाची मुझे गुस्से में ताना देती कि जिनके लिए पैदा हुई थी वही मर गए, तो मेरे अंदर जैसे कुछ चीख जाता था। 2 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो देना कुछ नहीं समझ आता था। बस हर चेहरे से अजनबी, हर लम्हे में डर, और हर दिन एक नई चीख जैसा लगता था। चाची की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है। मम्मी की लोरी जैसी नहीं थी। वो कहती थी, अरे बच्ची है, या मुसीबत सुबह उठते ही वो बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। मैं चाची के लिए एक बोझ थी। चाचा जी ने कुछ नहीं कहा। वो तो कभी कभार प्यार से सर पर हाथ रख देते थे, मगर उनके अंदर भी शायद कोई कमजोरी थी, या शायद वो चाची से डरते थे। मेरी अपनी माँ के कोई सगे रिश्तेदार नहीं थे। वो पहले से ही अनाथ थी। पापा के सगे भाई बहन नहीं थे। उनका एक सौतेला भाई था, मतलब मेरे चाचा जी। वही मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आए थे। लेकिन वो घर, वो छत जो अनाथ के लिए पनाह होनी चाहिए थी, मेरे लिए कैद बन गई थी। पहले दिन जब इस घर में दाखिल हुई, तो चाची जी ने मेरे हाथ से मेरी गुड़िया लेकर जमीन पर जोर से फेंक दी थी और कहने लगी कि ये खेलने के दिन नहीं, काम सीखो। मैं डर गई थी। गुड़िया के साथ जैसे मेरा दिल भी टूट गया था। मुझे समझ नहीं आता था आखिर मैं किस पाप की सजा भुगत रही हूँ। चाची मुझसे रोज नए काम करवाती थी, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, और अगर कुछ गलत हो जाता तो जूते, थप्पड़, गालियां, और फिर वो शब्द जो मेरी नन्ही उम्र के लिए जहर जैसे थे। वो अपने पति से कहती थी कि मैं कहती थी, इस लड़की को यहाँ पर मत लेकर आओ ना, न जाने क्या मुसीबत बनेगी। चाचा कभी कुछ कहने की कोशिश करते तो चाची अपनी आवाज जोर से ऊंची कर देती थी और कहती थी, तुम्हें तो वैसे भी मुझसे प्रॉब्लम है, ये लड़की मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है। मैं छुप छुप कर रोती रहती थी। मेरा मन करता था कि मेरी मम्मी आ जाए, मुझे गोद में ले ले, मुझे मेरी गुड़िया वापस मिल जाए, लेकिन वो तो अब किसी और ही दुनिया में चली गई थी। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी छत से टपकते हुए पानी को देख रही थी। चाची ने जोर से पुकारा, जाकर बर्तन धो ले, दोपहर की रोटी गर्म कर देना। मैं भागकर किचन में गई। पैर फिसला, हाथ जल गया। चाची ने एक नजर भी नहीं डाली, बस एक थप्पड़ गाल पर दे मारा और कहने लगी कि इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की कि बस करो, वो बेचारी बच्ची है, मगर चाची पर तो जैसे कोई असर होता ही नहीं था। उस रात मेरी आंखों से नींद छीन ली गई थी। मेरे हाथ की जलन से ज्यादा मेरे दिल की ठंडक खत्म हो चुकी थी। मैंने जल्द ही समझ लिया था कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं। इंसान अपना फायदा सोचता है, और मैं बस एक गैर जरूरी वजूद थी जो न चाहते हुए भी जिंदा थी। चाची ने मुझे हमेशा के लिए बोझ समझ लिया था, लेकिन फिर मुझे उस समय अंदाजा हुआ कि मैं उनके लिए सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका भी थी, कमाई का मौका। उस दिन मैं सुबह के समय आटा गूंद रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चाची बाहर निकल कर आई और मुझसे कहने लगी कि जाओ देखो कौन है, खड़ी हुई क्या देख रही हो। मैं दरवाजे तक गई। बाहर दो अजनबी खड़े हुए थे। एक अधेड़ उम्र औरत और उसके साथ लगभग एक 35 साल की उम्र का आदमी था, जिसके थोड़े थोड़े बाल सफेद हो रहे थे। उन दोनों को देखकर दिल में हल्की सी हैरानी हुई थी, लेकिन मैं फौरन ही पीछे हट गई थी। चाची उनको अंदर बुला लाई। आइए आइए, अंदर आइए। चाची के शब्द उस दिन बहुत बदले हुए थे। वो औरत कहने लगी कि मैंने कुछ सुना है, आपके पास एक बच्ची है। चाची ने मेरी तरफ इशारा किया कि हाँ, ये है सारिका। ये कामकाज में बहुत परफेक्ट है, खामोश और शरीफ बच्ची है। कुछ भी कहो, जुबान से कुछ नहीं बोलती। मैं वहीं खामोश खड़ी रही थी। उस आदमी ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा। मेरे बदन पर वही पुराने कपड़े थे और दोनों हाथ आटे से सफेद थे। दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। उनके जाने के बाद चाची का व्यवहार बदल गया। उस दिन पहली बार उन्होंने मेरे लिए नरमी से खाना निकाला था। कहने लगी, खा लो, आज बड़ी खुशी का दिन है। मैं कुछ नहीं बोली थी। दिल में सवाल जरूर था, लेकिन होठ बंद रहे थे। 2 दिन के बाद चाचा ने खामोशी से चाची से पूछा, ये तुमने क्या किया है?
बच्ची अभी छोटी है। चाची ने फौरन पलटकर कहा कि छोटी है, कामकाज करती है, खाना बनाती है, बड़ी हो चुकी है। हम कौन सा इसे अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखना चाहते हैं? चाचा खामोश हो गए। मैंने उनकी आंखों में हलचल देखी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जुबान ने साथ छोड़ दिया था। रात को मैंने चाची को एक आदमी से फोन पर बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि जी बिल्कुल, लड़की हमारी है, कोई परेशानी नहीं, आप बस रकम दे दीजिए, बाकी हम सब खुद देख लेंगे। ये शब्द मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरे थे। मुझे एहसास हो गया था कि बात अब सिर्फ रिश्ता नहीं रही थी, वो सौदा था। मैं एक चीज बन चुकी थी। दोपहर को मोहल्ले की एक औरत सविता जी आई और चाची से कहने लगी कि बड़ी अजीब बात है, रिश्ता थोड़ा अजीब है ना। वो आदमी तो इसके हिसाब से बहुत बड़ा है उम्र में, और उसकी नौकरी भी कोई खास नहीं है। तुम्हारी जेठानी की बेटी तो बच्ची है। चाची मुंह बिगाड़ते हुए कहने लगी कि तुम्हें हमारे हालात नहीं पता, जो रिश्ता मिल रहा है वही ठीक है। सविता जी खामोश हो गईं। वो जाते समय मुझे देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद शब्द साथ नहीं दे सके। चाची ने मेरे लिए कुछ पुराने कपड़े निकाले और कहने लगी कि ये पहन लेना, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बस कुछ सुनकर कुछ देखकर खामोश हो जाना मेरी आदत बन गया था। शादी के दिन बारिश हो रही थी। उस 35 साल के आदमी ने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया था। ये शादी नहीं हुई थी, बल्कि एक सौदा पूरा हो गया था। शादी के बाद मुझे विदा करके पति के साथ भेज दिया गया था। उसका नाम पंकज था। खामोश भरी चाल और चेहरे पर उम्र के निशान थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी घुमाई और बस इतना कहा कि चलो। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही थी। जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे पर 3 औरतें खड़ी हुई थीं। पंकज ने उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ये तीनों मेरी बहनें हैं। वो तीनों मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई नई नौकरानी आई हो। एक ने कहा कि यही है, तो पंकज ने मामूली सा जवाब दिया कि हाँ। मुझे एक कमरे में ले जाया गया, जिसमें सिर्फ एक बेड और एक छोटी सी अलमारी और एक खिड़की थी। वही मेरी नई दुनिया थी। अगले दिन सुबह सवेरे एक बहन ने मुझे जगाया कि उठो, नाश्ता बनाओ, सारा घर तुम्हें संभालना है। मैंने चुपचाप काम शुरू कर दिया था। किसी ने पूछा तक नहीं था, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुश हो। बस सबके चेहरे पर एक ही जज्बा था, उम्मीद का कि मैं उनके काम आऊंगी। शाम को चाची का फोन आया। मैंने सुना वो चाची से कह रहा था कि हाँ, लड़की पहुंच गई है, पैसे आपको कल भेज दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली थी। मैं उनका माल थी। दरवाजा बंद होते ही मुझे आइडिया हो गया था कि जिस घर को मैं अपनी नई शुरुआत समझ रही थी, वो सिर्फ एक कैद खाना है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले चाची के हुक्म सुनने पड़ते थे, अब पंकज की माँ और 3 बहनें थीं, और इन सब के चेहरे पर लिखा हुआ था कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। पहला दिन खामोशी से गुजर गया था। कमरा जिसमें मुझे ठहराया गया था, वहां खिड़की से बाहर का नजारा बस एक दीवार थी। हवा भी रुकी रुकी सी आती थी। शाम को पंकज आए। उनकी आंखों में ना मोहब्बत थी, ना अजनबियत। वो थके हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे कि कोई परेशानी तो नहीं। मैंने सर हिला दिया, नहीं। उन्होंने कहा कि ये घर बहुत छोटा है, वक्त के साथ तुम्हारी आदत हो जाएगी। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुंह मोड़ गए थे। मुझसे बात करने नहीं आए थे, बस मामूली सा हालचाल पूछना था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। नंद की आवाज आई कि उठो, नाश्ता बनाना है, माँ को दवाई भी देनी है, बर्तन भी धोने हैं। मैं नींद की हालत में उठी, जल्दी जल्दी अपनी हालत ठीक की और बाहर निकल आई थी। नाश्ता बनाने की आदत थी, लेकिन ये अंदाज अलग थे। चीजें रखने का ढंग, सास की पसंद नापसंद, हर चीज में गलती निकलती रहती थी। सास किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में लाठी थी और चेहरे पर सख्ती थी। कहने लगी कि कौन सा दहेज लेकर आई हो, खाली हाथी तो आई हो, अब कम से कम काम तो सीधा कर लो। मैंने झुके हुए सर के साथ बर्तन धोए और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन वो मौका खुद ही बना लेते थे। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठे तो मैंने चुपचाप सबके आगे रोटियां रखी थी। सास ने एक निवाला चखा और नाक चढ़ाई। कहने लगी कि नमक ज्यादा है, क्या तुमने कभी घर में खाना नहीं बनाया। पंकज खामोश बैठे रहे। वो अक्सर सबके सामने कुछ नहीं बोलते थे। मैं उन्हें देखती रहती थी, शायद वो मेरी हिमायत करें। वो नजर चुरा लेते थे। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, पंकज मेरे पास आए और कहने लगे कि पता है तुम्हें सब गलत कहते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ थोड़े वक्त के लिए है। मैंने कहा कि ये सब कब खत्म होगा। मेरे मुंह से निकल गया था,
वो खामोश रहे, फिर धीरे से कहने लगे कि मेरी माँ बीमार है, बहनें जवान हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, बस थोड़ा सा वक्त और दे दो। मैं जानती थी कि वक्त नहीं बदलेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। अगले दिन सास ने मुझे बाजार भेजा और कहा कि प्याज धनिया सब ले आना और वापसी पर दवाई भी लेती हुई आना, पैसे बचाकर खर्च करना। हम कोई अमीर लोग नहीं हैं। बाजार जाना कुछ देर की आज़ादी जैसा लगा था, मगर वापस आते ही वही ताना मिला कि इतना खर्च क्यों कर दिया, छोटी छोटी चीज़ भी नहीं संभाल सकते तुम। मैंने अपनी सास को हिसाब दिया, पक्की रसीद दिखाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वक्त गुजरने लगा, दिन महीने गुजर गए। मैं घर का हर कोना जान गई थी, हर आवाज़ का मतलब समझ गई थी। कब मेरी सास बद्दुआ देंगी, कब मेरी नंद शिकायत करेंगी, सब समझ में आने लगा था। मैं कभी-कभी सोचती थी, अगर मैं सच में इस घर की बहू थी, तो क्या किसी ने मेरा स्वागत किया था? किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया था? क्या ये सब मेरा हिस्सा ही नहीं था? पंकज की खामोशी, सास की सख्ती और नंदों के तेवर, सब मिलकर मेरी सांसों का कर्ज बन चुके थे। लेकिन मुझे अभी और जीना था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो दिन रोज की तरह शुरू हुआ था। नाश्ता बनाना, झाड़ू देना, पानी भरना और फिर बर्तनों के ढेर को साफ करना, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता था। लेकिन दोपहर होते ही सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बैठे बैठे कांपने लगी, उनके हाथों से चाय का कप गिर गया और चेहरे का रंग पीला हो गया था। नंदो की आवाज गूंजने लगी कि माँ को क्या हो रहा है, कोई इनको दवाई दो, जल्दी कुछ करो। मैं किचन से दौड़ कर आई। मेरी सास सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी। पंकज ऑफिस जा चुके थे। मैंने एक लम्हा भी बर्बाद किए बिना पास का एक पुराना रिक्शा ढूंढा। नंदे भी साथ चलने लगी और हम माँ जी को अस्पताल ले गए थे। अस्पताल के रास्ते में बैठकर मुझे आइडिया हुआ था कि इस घर में अगर कुछ सच में कीमती था तो वो मेरी सास थी। हर एक की सांस जैसे रुक गई थी, क्योंकि उनके बीमार पड़ते ही घर का सारा इंतजाम लड़खड़ा गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिखे, दवाई दी और बताया कि फौरन उन्हें एडमिट करवाना होगा। लेकिन एडमिट के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने फौरन पंकज को फ़ोन किया और उनको बताया कि माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है, हम उन्हें अस्पताल में लेकर आ गए हैं। अस्पताल में उनको एडमिट करने के लिए बोला है, लेकिन एडमिट करने के लिए पैसे लगेंगे। पंकज की आवाज़ थकी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, कुछ करता हूँ। थोड़ी देर में वो अस्पताल पहुँच गए थे। उनके चेहरे पर फिक्र थी, लेकिन हाथ खाली थे। जहाँ मेरा पति नौकरी करता था, वहाँ लोन की सुविधा थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम माँ जी को वापस घर ले आए थे। उनकी दवाइयाँ चलती रहीं, मगर उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। मेरी नंदी बहुत परेशान थी। हर लम्हा उनकी आवाज़ में कपकपाहट रहती थी कि माँ को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। एक रात पंकज मेरे पास बैठे थे। मैं टेबल पर उनके लिए चाय रख रही थी कि उन्होंने कहा कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। ये तो शुक्र है कि तुम साथ थी। मैंने कहा कि ये मेरा फर्ज था। उन्होंने सर झुका लिया और कहने लगे कि बस काश मेरे पास कुछ होता तो मैं माँ को बचा लेता। कुछ दिन के बाद मेरी सास चल बसी थी। घर का माहौल खामोश हो गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो खामोशी किसी और तरफ मुड़ने लगी थी। सास के गुजर जाने के बाद नंदू की नजरें बदल गई थी। जहां पहले वो अपनी माँ के साये में छुपी हुई थी, अब वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। पंकज का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले वो खामोश रहते थे और अब अक्सर गुस्से में होते थे। एक रात उन्होंने चाय की प्याली जोर से टेबल पर रख दी और कहने लगे कि अब सब कुछ ही मेरे सर पर है, बहनें, घर का खर्चा, सब कुछ। मैं उनकी बात सुनती रही। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल होती है, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? वो हंस पड़े, लेकिन वो हंसी की खुशी नहीं थी। कहने लगे, तुम क्या कर सकती हो? ना पढ़ी लिखी हो, ना कोई नौकरी करती हो, ना समझदार हो, बस एक चीज़ हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने धीरे से कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, रहने दो, और चाय का आखिरी घूंट लिया। फिर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बिना किसी बात के मुझे कहा कि कल मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना चाहता हूँ। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मुझसे? उन्होंने कहा कि हाँ, बस तैयार रहना, जैसे किसी फंक्शन में जाना हो, कपड़े भी अच्छे पहनना, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना। मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन मैं खामोश रही। अगली सुबह को मुझे बाजार ले गए, कपड़े और चप्पलें खरीदे और कहने लगे कि बस साफ सुथरी रहना। शाम को मैं जब घर लौटी तो नंदे हैरान थी।
और कहने लगी कि क्या हुआ, बाजार क्यों गई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगली रात पंकज ने मुझे फिर याद दिलाया कि कल तैयार रहना, हमारा वक्त बदल सकता है। तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगी तो सब कुछ भला होगा। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ सा बैठ गया था। पंकज ने मुझे ऑफिस के बाहर बाइक से उतारा। शाम का वक्त था और मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी। मैंने पूछा किससे मिलना है? यहाँ वो सीधे सामने देखते हुए कहने लगे कि मेरे बॉस है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें देखना चाहते हैं। बस उनके साथ तुम्हारी एक मुलाकात है। ये सुनकर मेरे कदम थम गए थे। मैंने कहा मुझसे मुलाकात की क्या जरूरत है पंकज? उन्होंने चेहरा मेरी तरफ मोड़कर कहा, मैं कह रहा हूँ तो जरूरत है। ये बातें बाद में करना। तुम्हारे जाने से मेरा फायदा है, तरक्की हो सकती है, मेरी सैलरी भी बढ़ सकती है। और तुम्हें क्या परेशानी है? सिर्फ एक मुलाकात ही तो है। मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं। उसने मेरी बात काट दी और कहने लगा, तो फिर क्या करोगी? वापस अपनी चाची के घर जाओगी? तुम भूल गई हो उन्होंने तुम्हें कैसे बेचा। पंकज की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो आगे बढ़ गया और मुझे पीछे छोड़कर वो रात बिना कुछ कहे गुजर गई थी। मैं घर वापस आई तो नंदे अपनी जगह खामोश बैठी हुई थी, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। किसी ने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं। अगले दिन पंकज देर से आया, कपड़े बदले और धीरे से कहने लगा कि कल बॉस ने मुझसे कहा है, अगर तुम उनसे मिलती रही तो वो मेरी प्रमोशन कर देंगे। महीने 2 महीने में हम नया फ्लैट भी ले सकते हैं। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा कि तुम पागल हो चुके हो। तुम चाहते हो मैं अपनी इज्जत किसी के कदमों पर रख दूं, सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए? उसने चाय का कप टेबल पर रखा और कहने लगा कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ने हमें अब तक दिया ही क्या है? तुम खाली हाथ आई थी, न दहेज, न पैसा, न संबंध। अगर अब तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा वजूद से फायदा उठाना पॉसिबल हो तो मैं क्यों ना उठाऊं? उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मैं खामोश रही थी। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये वही इंसान है जिसने कभी मेरे सामने हमदर्दी से बात की थी। वो सोफे से उठा और कहने लगा कि सोच लो, आज रात तैयार रहना, कपड़े ला दूंगा अच्छे से। मेरा बॉस खुश हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की कि प्लीज पंकज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो पलटकर कहने लगा कि पत्नी हो इसलिए तो तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ, वरना तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मैं फौरन तैयार हूँ और तुम्हें तुम्हारी चाची के घर भी छोड़ आऊंगा। फिर वही बर्तन, वही झाड़ू, वही गालियां सुनती रहना। मैंने सारी रात जागकर गुजार दी थी। आंखें बंद की तो चाची के घर का वो मंजर सामने आ गया, जिसमें वो तेज आवाज में मुझे डांट रही थी। वो हर दिन की मार और दूसरी तरफ मेरा पति, जो अब मेरी इज्जत को कीमत में तोल रहा था। अगली शाम उसने एक नया सूट मेरे हाथ में पकड़ाया था और कहने लगा कि ये पहनो, तैयार हो जाओ। जितनी अच्छी लगोगी उतना ही फायदा होगा। मैंने कपड़े हाथ में लिया और कमरे में आ गई थी। दरवाजा बंद किया, आईने के सामने खड़ी हुई खुद को देखा। कुछ देर नजरें झुकी रही, फिर खुद से कहा कि हाँ, मैं अब सिर्फ चेहरा हूँ। पंकज दरवाजे पर दस्तक देने लगा कि चलो देर हो रही है, जल्दी तैयार हो। मैं तैयार हो गई थी, वैसे ही जैसे कोई फैसला ना हो मेरे हाथ में, जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ जो इशारे पर चलती है। दूसरी रात फिर वही रास्ता, वही बंगला, वही खामोशी। पंकज ने रोज की तरह मुझे बाइक पर बैठाया और रास्ते भर कोई बात नहीं की, जैसे मैं एक सामान हूँ, जैसे उसे मुझे ठीक जगह पर छोड़ना जरूरी है। जब हम गेट पर पहुंचे तो पंकज ने बाइक रोकी और फिर लाउंज तक मुझे ले गया था। एक बार फिर वही नौकरी, वही शब्द, साहब कह रहे हैं अपनी पत्नी को यहीं छोड़ दो, वो बाद में आएंगे। पंकज चुपचाप पलटा और चला गया। मैं इसी लाउंज में अकेली रह गई थी। सोफे पर बैठे बैठे वक्त गुजरता रहा। कमर में दर्द होने लगा। कभी सामने की खिड़की को देखती, कभी दरवाजे की तरफ जहां से किसी को आना था, मगर वो दरवाजा सारी रात बंद ही रहा था। कभी कभी कोई नौकरानी पानी लेकर आ जाती या पूछ लेती कि चाय लाऊं। मैं इनकार में सर हिला देती थी। रात के 2 बजे मैंने खुद को कमर के बल सोफे पर लेटे हुए देखा। आंखें बंद थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ दिमाग में सोचती कि ये सब क्या है। सुबह होते ही वही नौकर दोबारा आया। इस बार उसके हाथ में एक लिफाफा था और शब्दों में मामूली सी नरमी थी। कहने लगा कि मालिक कह रहे हैं आप घर चली जाओ, ये पैसे हैं, जाओ अपने पति को दे देना। मैंने लिफाफा थाम लिया और खामोशी से बाहर निकल गई थी। दरवाजा पीछे बंद हो गया। गाड़ी पहले से मौजूद थी, जो मुझे घर छोड़ आई थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो पंकज तैयार हो रहा था। उसके हाथ में टाई थी। उसने मुझे देखा और लपक कर लिफाफा खोलकर खुशी से कहने लगा, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा पैसे हैं, शाबाश।
तुम तो बहुत काम की निकली हो। मैंने उसे देखा, लेकिन कुछ कहना चाहा फिर रुक गई। वो पहले ही खुद में मगन था। उस दिन पूरा दिन मैं खामोश रही थी। नंदे खाने के समय हैरानी से पूछने लगी, ये भाभी इतनी खामोश क्यों रहती हैं? दूसरी वाली कहने लगी कि छोड़ो, भैया को खुश रखें, बाकी सबसे क्या। तीसरी ने हंसकर कहा, हो ना हो, कोई राज जरूर है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मैंने सब सुना था, मगर कोई जवाब नहीं दिया था। रात हुई तो पंकज ने फिर नए कपड़े मुझे निकाल कर दिया और कहने लगा कि तुम्हें जाना है। तुम्हारा मेरे बॉस से मिलना बहुत फायदेमंद हो रहा है। हर दिन तरक्की के करीब जा रहा हूँ। मैंने कहा, पंकज, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि वहाँ आखिर मेरे साथ होता क्या है? वो रुका, फिर कहने लगा, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ नतीजा चाहिए। तुम वहाँ जाकर बैठो, पैसे लो और वापस आ जाओ। बस बाकी जो है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा वजूद दो टुकड़ों में कर दिया हो। एक इंसान जो सवाल करता है, एक खामोश मूर्ति जो पैसों के बदले रखी जा चुकी है। तीसरी रात फिर वैसा ही हुआ। मैं बंगले में दाखिल हुई, सोफे पर बैठी, दरवाजा बंद और नौकर खामोश। फिर वक्त चलता रहा। खाने की खुशबू आई, मुझे जूस दिया गया, मगर दिल नहीं माना। न कुछ खाया न कुछ पिया। सारी रात सोचती रही कि आखिर ये क्या खेल है। क्यों मुझे बार बार यहाँ बुलाया जाता है? क्यों ना कोई मिलता है, ना कोई कहता है, और पैसे देकर वापस मुझे भेज दिया जाता है। और फिर से नौकर आया, लिफाफा दिया और कहने लगा कि मालिक कह रहे हैं आपको गाड़ी छोड़ आएगी, अकेले मत जाना। रास्ते में गाड़ी के शीशे के बाहर देखते हुए मैंने सोचा, क्या ये सजा है या किसी और मकसद का हिस्सा? अगर मकसद शरीर होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन ये सब बहुत खामोशी से बिना कुछ किए किया जाता है। घर पहुंची तो मेरा पति रोज की तरह लिफाफा खोल रहा था। कहने लगा, जबरदस्त, अब तो हमें एक नया फ्रिज भी मिल सकता है। बस ऐसे ही चलता रहे तो एक साल में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने पूछा, कभी सोचा है तुमने, अगर वो चाहे तो एक दिन मुझे वापस ना भेजें? मेरे पति ने पलटकर मुझे देखा और कहने लगा, अरे वो इतना समझदार है कि जानता है तुम कीमती तब हो जब वापस आती हो, इसीलिए तो भेज देता है। ये शब्द मेरे अंदर जैसे खंजर बनकर लगे थे। अब मैं सिर्फ फायदे का मकसद नहीं थी। मेरे पति की नज़र में इज्जत वो चीज़ थी जो रकम में बदल सकती थी। चौथी रात में इस बंगले में गई, बल्कि इससे अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया था कि अब ये तमाशा मैं आगे नहीं सह सकूंगी। मैंने सुबह खामोशी से दरवाज़ा पार कर दिया। नंदे अभी सो रही थी और पंकज ऑफिस जाने की तैयारी में थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे कदमों से गली का रुख किया। मेरी उंगलियां मेरे दुपट्टे के कोने को मुट्ठी में जकड़े हुई थी। रास्ता वही था जो हर बार मेरे पति के साथ तय होता था। आज पहली बार मैं अकेले जा रही थी। मेरे कदम लड़खड़ाए नहीं थे, लेकिन अंदर जो सवालों का शोर था, बार बार दिमाग में वही तस्वीर उभर जाती थी। खाली लाउंज, बंद दरवाजे, खामोश नौकर और सुबह के समय हाथ में लिफाफा। ये क्या खेल है? आखिर कौन है जिसने मुझे लाकर बिठाकर भी छुआ तक नहीं? अगर मकसद पैसा फेंकना है तो क्यों? अगर कुछ लेना नहीं तो मुझे बार बार बुलाने की वजह क्या है? बिल्डिंग के गेट पर आज तो मेरा पति नहीं था, एक अजनबी गार्ड मौजूद था। मैंने कहा, मुझे अंदर जाना है, मैं पंकज की पत्नी हूँ। उसने नजर घुमाई, फिर कहने लगा कि आज तो पंकज जी बॉस के साथ हैं, आप अंदर जा सकती हैं। वो कहने लगा कि अपना नाम बताइए। मैंने धीरे से अपना नाम सारिका बताया। गार्ड ने इंटरकॉम पर कुछ बातचीत की, फिर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो हवा का एक झोंका चेहरे से टकराया था। मेरा दुपट्टा हटने लगा, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था और दाएं तरफ मौजूद रिसेप्शन पर नजर गई। वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक बड़े कमरे की तरफ इशारा था, जिसके बाहर डायरेक्टर ऑफिस लिखा हुआ था। मैं वहीं गई, दरवाजा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। ये वही लम्हा था जो मेरी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला था। सोफे पर बैठा हुआ इंसान मेरी तरफ पलटकर फोन पर बात कर रहा था। वो जैसे ही मुड़ा, मेरी सांसें रुक गई थी। सामने अभिषेक था, मेरे चाचा के दोस्त का बेटा, जो बचपन में चाचा जी के घर आता था अपने पिता के साथ, तो मुझे कहानी सुनाता था। वही जो घर की दीवारों पर मेरे लिए नाम लिखता था और फिर अचानक किसी दिन विदेश पढ़ने के लिए चला गया था। इसके बाद कभी पलटकर नहीं आया था और ना ही कभी मुझे उसकी कोई खबर मिली थी। शायद वो आया भी होगा, लेकिन मेरे नसीब में दुख लिख दिए गए थे। अभिषेक, मेरे मुंह से बस यही निकला था। वो उठा जैसे वो पहले ही जानता हो कि मैं आने वाली हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि सारिका, तुम खुद आ गई। मेरे कदम जैसे जम गए थे, मेरी आवाज रुकी हुई थी। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा कि तुम। वो सोफे पर बैठा और एक गहरी सांस ली।
हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें कभी बचाना चाहता था, लेकिन वक्त से हार गया था। मैं खामोश रही, सिर्फ देखती रही। वो कहने लगा कि तुम्हें याद है, बचपन में जब तुम निखिल अंकल की पत्नी से मार खाती थी, तो मैं तुम्हें चॉकलेट देता था। निखिल मेरे चाचा जी का नाम था। मैंने नजरें झुका ली। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये खेल क्यों? अभिषेक ने धीरे से कहा, मैं जब वापस आया तो सुना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर तुम्हें एक दिन ऑफिस में देखा पंकज के साथ, और उसने खुद तुम्हारे बारे में बात छेड़ी थी। मैंने हैरानी से अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक की आवाज में नफरत थी। उसने कहा कि हाँ, वो तुम्हारी सुंदरता की तारीफों के पुल बांध रहा था। मैंने उसे आजमाने के लिए कहा, अगर मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी की एक रात की मुलाकात मांगू तो? वो फौरन ही मान गया। मेरे हाथ उसकी बात सुनकर कांपने लगे थे। उसने कहा, लेकिन मैंने फैसला किया कि तुम्हें बेचने वालों के बीच रहने नहीं दूंगा। मैंने पंकज को यही खेल दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, लेकिन तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। मैंने झटके से कहा, और वो पैसे? उसने कहा, वो पैसे सिर्फ उसकी हवस को पूरा करने के लिए थे, ताकि वो यही समझे कि ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें वहां बार बार भेजे। लेकिन दरअसल मैं तुम्हें पंकज से आजाद करने की तैयारी कर रहा था। मैं खामोश खड़ी रही, आंखों में सवाल, दिल में धड़कनें तेज थीं। उसने कहा, फैसला अब तुम पर है, तुम क्या चाहती हो? अभिषेक की आंखों में वही नरमी थी जो बचपन में हुआ करती थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अभी भी वही कठपुतली हूँ, या ये वो वक्त है डोर तोड़ने का? दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पंकज खड़ा हुआ था। उसका चेहरा फक पड़ चुका था। वो कहने लगा कि ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ? अभिषेक उठा और कहने लगा, बेहतर होगा तुम अब चले जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। पंकज ने मुझे देखा, फिर कहने लगा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, इज्जत? वो तो तुम पहले ही बेच चुके थे। ये सुनकर पंकज की जुबान बंद हो गई। वो मुड़ा और चुपचाप बाहर निकल गया था। अभिषेक ने दरवाजा बंद किया और कहने लगा कि सारिका, अब तुम्हें वो फैसला करना है जो तुमसे हमेशा से छीना गया है। अब ये जिंदगी तुम्हारी है। मैंने पहली बार सर उठाकर कहा, पहली बार लग रहा है कि मैं बोल सकती हूँ। अभिषेक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो बोलो, क्योंकि अब तुम कठपुतली नहीं रही हो। दरवाजा बंद हो चुका था। अभिषेक मेरे सामने बैठा हुआ था और पंकज कमरे से जा चुका था। खामोशी कुछ लम्हों के लिए छा गई थी। मेरे हाथों में सर्दी उतरने लगी, जैसे कमरे की हवा एकदम ठहरी हुई हो। अभिषेक ने टेबल पर रखी एक फाइल मेरी तरफ सरकाई और कहने लगा कि ये पंकज की फाइल है। मैंने जब ये कंपनी खरीदी तो वो पहले ही यहाँ पर एम्प्लॉय था, काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरे सामने हमेशा किसी लालच की तलाश में रहीं। मैंने फाइल खोली तो कागजात काफी सारे थे, लेकिन उनमें कोई नोट थे जिनमें मेरी शक्ल, मेरे बारे में पंकज के शब्द दर्ज थे। अभिषेक कहने लगा, उस दिन जब तुम पहली बार लाउंज में बैठी थी, मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हें पहचानने में भी देर नहीं लगाई थी। और इस समय मैंने पंकज को बुलाया, और जानबूझकर तुम्हें बुलाया, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं और उसे भी देख सकूं कि वो क्या करेगा। और उसने फौरन मान लिया। एक लम्हा भी नहीं लगाया। मैंने सांसें रोक ली थी। मेरे सामने बैठा हुआ इंसान, जिसे मैं बरसों से भूल चुकी थी, वो मेरे बचपन का रखवाला निकला, और जिसके साथ जिंदगी गुजारी वो मेरी कीमत लगाता रहा। अभिषेक ने कहा कि मैं चाहता था कि तुम्हें खुद फैसला करने का मौका मिले, इसलिए मैंने तुम्हें आने दिया, बैठने दिया, और कुछ नहीं कहा। हर बार जब तुम वापस गई, मैंने देखा कि तुम में खामोशी बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम टूट नहीं रही थी, तुम सोच रही थी। मैंने पूछा, और वो पैसे? यही वो चाल थी, अभिषेक ने कहा, जिससे पंकज को यकीन दिलाना था कि वो जो चाहता है वो हो रहा है, ताकि मैं उसकी फितरत सबके सामने ला सकूं। मैंने फाइल बंद की और धीरे से कहा, क्या तुम जानते थे वो मुझे दोबारा भेज देगा? उसने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी कैमरे बंद रखे। नौकरों को कहा कि तुमसे कोई सवाल ना करें। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम कब अपनी मर्जी से सच ढूंढने आओगी। मैंने सर झुका लिया था और कहा, मुझे लगता था मैं सिर्फ एक शरीर हूँ जिसे हर तरफ से धकेला जा रहा है। लेकिन अब अभिषेक ने मेरी बात काटकर कहा, अब तुम खुद अपने फैसले की मालिक हो, और पंकज का टाइम अब खत्म हो चुका है। उसने टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाई, फोन उठाया और एचआर को कॉल मिलाई। कहा कि पंकज की नौकरी खत्म कर दी जाए, लेटर तैयार करिए और गेट पर उसकी एंट्री बंद कर दी जाए। फिर मुझे देखकर कहने लगा कि किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म होता है, और खामोशी से सहना खुद पर जुल्म है। तुमने दोनों खत्म कर दिए। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा। नीचे लॉन में पंकज किसी से बहस कर रहा था। अचानक दो सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास गए और उसके हाथ से उसके आईडी कार्ड ले लिए। वो जोर जोर से कुछ कह रहा था, शायद अंदर आने की परमिशन मांग रहा था।
फिर उसने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा। मैं वहीं खड़ी हुई थी और वो लम्हा ठहर गया। हमारे बीच शीशे की एक दीवार थी, लेकिन असली दीवार तो वो भरोसा थी जो बरसों में खड़ी हुई थी। अभिषेक ने पर्दा हटाया, पंकज ने आंखें झुका ली थी, फिर पीछे हट गया। गेट उसके पीछे बंद हो गया था। मेरे दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। अभिषेक मेरी तरफ आया और कहने लगा कि अब तुम वापस उस घर नहीं जाओगी। रही बात निखिल अंकल और उनकी पत्नी की, तो मैं निखिल अंकल से खुद बात कर लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें फैसला करना होगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने बरसों के फैसले खामोशी से स्वीकार किए थे। अब एक बार अपनी मर्जी का फैसला भी करके देख लूं। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना है। मैंने कुर्सी से दुपट्टा उठाया, अपने कंधे पर रखा और कहा, अब मुझे कोई बोझ नहीं लगता। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या करना है। अभिषेक कहने लगा, आगे तुम्हें सिर्फ अपनी मर्जी से जीना है। जो तुमसे छीन लिया गया था वो लौट आना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी हिफाजत तुम्हारी होगी। कमरे की घड़ी में पूरे 9 बजने वाले थे। वक्त ने बता दिया था कि अब खेल का रुख बदल चुका है। नकाब उतर गया है और अब मैं किसी के इशारे पर चलने वाली कठपुतली नहीं रही थी। अभिषेक ने मुझे गाड़ी में बिठाया। शीशे से बाहर शहर की रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खामोशी थी। गाड़ी सड़क पर अपनी स्पीड के साथ चल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वो लम्हे ठहरे हुए थे जब पंकज के चेहरे से सब कुछ छिन गया था। भरोसा, हक और वो झूठी ताकत जो मेरे वजूद को कीमत समझती थी। हम एक सुकूनदायक इलाके में दाखिल हो रहे थे। अभिषेक ने कहा कि निखिल अंकल के घर चलना है, या तुम चाहो तो मेरे घर चलो, कुछ दिन रहो, फिर जो फैसला हो वो तुम कर लेना। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगी कि नहीं, मुझे ना चाचा जी के जाना है और ना ही पंकज के। अभी तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि अभी मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा सच काफी है। अभिषेक ने खामोशी से गाड़ी मोड़ ली। एक छोटे से साफ सुथरे बंगले के बाहर रुकी। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने हमारा स्वागत किया। उसने कहा कि मालिक, ये मैडम कौन है? अभिषेक ने जवाब दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इज्जत भी। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि आओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है। अंदर कमरे में मुझे जगह दी गई थी। बिल्कुल सिंपल और एक साफ सुथरा सा कमरा था। अभिषेक लॉन में बैठ गया था। मैं शीशे के पार से उसे देखती रही। वो एक लम्हे को भी बेचैन नहीं लगा, जैसे सब कुछ वहीं का वहीं रख दिया गया हो। बस अब मेरी मर्जी का दरवाजा खुलना बाकी था। कुछ देर बाद वो दरवाजे पर आया था। कहने लगा कि खाना तैयार है, चलो कुछ खा लो। मैंने दरवाजा खोला। पहली बार दिल से कहा कि मुझे भूख है। अभिषेक हंसा और कहने लगा, यही तो मैं सुनना चाहता था। खाने के टेबल पर वो खामोशी से मेरे सामने आकर बैठ गया था और कहने लगा कि तुम चाहो तो डिवोर्स के पेपर्स मैं खुद बनवा कर दे सकता हूँ। कानून तुम्हारे साथ है और मैं भी। मैंने कहा, डिवोर्स तो होगी, लेकिन उस इंसान से नहीं जिसने मुझे मारा या छोड़ा, बल्कि उस इंसान से जिसने मेरी इज्जत को सिर्फ फायदा समझा। अभिषेक ने हाँ में सर हिला दिया था। वो कहने लगा, इस बार फैसला तुम करोगी, कोई और नहीं। मैंने पहली बार निवाला लिया। बरसों बाद लगा कि जैसे पेट नहीं दिल भर रहा है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, कभी कभी वो किसी ऐसे इंसान की सूरत में सामने आता है जिसने तुम्हारी खामोशी को आवाज दे दी हो। रात हुई, कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। अभिषेक लॉन में अभी भी बैठा था, शायद इंतजार में। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा कि ये जिंदगी अब शायद मेरे अपने बस में है और यही मेरा पहला इंसाफ था। सब कुछ एक नई किरण लेकर आई थी। कमरे में रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे पहले से कुछ रोशन हो चुका था। मैंने दरवाजा खोला और अभिषेक को लॉन में बैठा हुआ पाया। वो एक फाइल पढ़ रहा था। मैंने कहा कि हम आज वकील से मिल सकते हैं। उसने सर उठाया और बिना हैरानी से कहने लगा, बिल्कुल, मैं पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। तुम जब कहो हम चलेंगे। गाड़ी में जाते हुए हमारी ज्यादा बात नहीं हुई थी। रास्ते में मैं अपनी उंगलियों के नाखून देखती रही थी, जिन पर वक्त के साथ ना कोई रंग बचा था, ना कोई रोशनी। वकील के पास पहुंचकर मामूली सी कागजी कार्यवाही हुई। अभिषेक ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन मेरी इजाजत के बिना एक शब्द भी नहीं लिखवाया। डाइवोर्स के पेपर्स तैयार हो गए थे, जिन पर मुझे अपने सिग्नेचर करने थे। मैंने कांपते हुए हाथों से सिग्नेचर कर दिए थे। इन कागज पर वो सब कुछ लिखा जा चुका था जो बरसों से दिल में पत्थर की तरह रखा था। वकील ने फाइल बंद की और कहने लगा, अब सिर्फ नोटिस जाना बाकी रह गया। कुछ दिनों में कानूनी हैसियत पूरी हो जाएगी। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन खामोशी इस बार भारी नहीं थी। मैंने पूछा, चाचा और चाची को भी इस बारे में बताओगे क्या? अभिषेक ने कहा कि बताना ही है,
लेकिन इस बार वो सुनेंगे भी और समझेंगे भी। मैं तुम्हें अब और ज्यादा उनके भरोसे पर नहीं छोड़ूंगा। शाम को हम चाचा जी के दरवाजे पर खड़े हुए थे। दरवाजा खुला तो उन्होंने हमें एक लम्हे के लिए हैरानी से देखा, फिर अंदर आने का इशारा किया। पुराने सोफे पर बैठते ही अभिषेक ने सीधा सवाल किया, आंटी जी, आपने सारिका के साथ जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। चाची खामोश रहीं, उनकी नजरें झुक गई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगी कि गलती हो गई थी बेटी, उस समय हालात। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि अभिषेक ने उनकी बात काट दी और कहा कि हालात कभी इंसान की कीमत लगाने का मतलब नहीं बनते। आपने उसे एक बोझ समझकर धकेल दिया, और अब अगर आपने दोबारा कभी सारिका से कोई सख्त बात की या कोई कांटेक्ट रखा बिना उसकी मर्जी के, तो मैं आप लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता हूँ। चाची की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगी कि सारिका, मुझे माफ कर दो। मैं माँ बनने के लायक नहीं थी, लेकिन दिल से कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की। मैंने उनके झुके हुए हाथों को नहीं छुआ था, लेकिन ना ही कुछ कहा। सिर्फ इतना कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन वो भरोसा वापस नहीं आ सकता जो पहले कभी हुआ करता था। अभिषेक ने कहा कि हम चलें, तो चाची पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो मेरे फैसले से इनकार नहीं कर सकती थी। अगले दिन मैंने अपना आईडी कार्ड ठीक करवाया, एक नया मोबाइल नंबर लिया और पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाया। अभिषेक ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक बार कहा कि ये सब तुम्हारा हक है और तुम्हें लेने का भी। मैंने एक छोटे से कोर्स में एडमिशन लिया, कंप्यूटर की शिक्षा शुरू कर दी और धीरे धीरे खुद को रोज के कामों से आजाद करना शुरू कर दिया। सुबह खुद चाय बनाती थी, शाम को किताबें पढ़ती थी और वक्त निकालकर अपने पुराने दिनों को याद करती थी। मगर अब इस पर रोना नहीं आता था। एक दिन पंकज की बहनों का फोन आया। हैरानी से पूछने लगी, भाभी तुम कहाँ हो? भैया तो कुछ बताते ही नहीं है और तुम भी गायब हो गई हो। मैंने मामूली सा जवाब दिया, जो जिंदगी वो तुम्हें दिखाता था वो झूठ थी, अब सच मैं हूँ। फिर फोन बंद कर दिया। उनके लिए मेरी कोई सफाई नहीं थी। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे। अभिषेक ने उन दिनों में खुद को पीछे रखा, सिर्फ जरूरत पर बात करता था। एक दिन उसने कहा, जब वक्त पूरा हो जाए तो एक बात करनी है, तब तक जो तुम कहोगी वही होगा। मैंने सिर्फ सर हिला दिया था। वक्त गुजरता रहा। मैंने सीखा कि आज़ादी सिर्फ दीवार से बाहर जाने का नाम नहीं, बल्कि अंदर की जंजीरों को तोड़ने का नाम है। और वो नाम मैंने पूरा कर लिया था। तलाक की नोटिफिकेशन जब मेरे पास में आई, तो मैंने उसे जीत की तरह नहीं देखा था। ये सिर्फ एक कागज था। असली जीत तो वो खामोशी थी जो मेरे अंदर से निकल गई थी। मैंने वो कागज एक फाइल में रख दिया था और अलमारी बंद कर दी थी। इस समय मैं आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में सुकून। पहली बार मैंने खुद को देखा और दिल से कहा, ये मैं हूँ, अपनी मर्जी से जीने वाली औरत। लगभग 1 महीना पूरा होने वाला था और घर के माहौल में खास सी खामोशी फैली हुई थी। अभिषेक अभी भी फैसले पर रहता था, मगर उसकी मौजूदगी, उसका ध्यान और उसका सब्र मुझे हर लम्हा महसूस होता था। वो रोज शाम को कुछ वक्त के लिए आता, दरवाजे पर बैठता, किताबें ला देता, कुछ पूछता नहीं, बस खामोश बैठकर चाय पीता था और चला जाता था। एक शाम वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था, हाथ में सफेद लिफाफा था और कहने लगा, ये शादी का कार्ड है, तुम्हें पहले देना था क्योंकि सबसे जरूरी तुम हो। मैंने कार्ड ध्यान से देखा, लेकिन होठों से कुछ नहीं कहा। अंदर एक सफेद कागज पर सिंपल शब्दों में लिखा हुआ था, अभिषेक वैट सारिका। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, तुम्हें यकीन है? उसने सिर्फ एक शब्द कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है, बस यही काफी है। शादी का दिन करीब आ रहा था। न कोई हंगामा था, न कोई शोर शराबा था। मेहमानों की लिस्ट मामूली सी थी, मगर सब कुछ तरीके से हो रहा था। अभिषेक ने कहा, तुम जो पहनोगी वही खूबसूरत होगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिन है। मैंने एक सिंपल सा लहंगा पिंक कलर का अपने लिए सिलेक्ट किया था। जेवर भी कोई खास नहीं थे, सिर्फ मेरी माँ की निशानी थी, एक छोटी सी अंगूठी जो बरसों के बाद एक पुराने संदूक से मिली थी। शादी का फंक्शन मामूली सा था। शादी की रस्में शुरू हुई तो मैंने अभिषेक का हाथ थाम लिया, जो बरसों तक खाली रहा, सिर्फ काम और तानों का वजन उठाया करता था। अब पहली बार किसी रिश्ते की मजबूती को महसूस कर रहा था। शादी संपन्न हुई, मगर एक चेहरा रोशन था। चाचा और चाची भी मेरी शादी में आए थे। अभिषेक ने उनसे ज्यादा बात नहीं की थी। अभिषेक का इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो विदेश पढ़ने के लिए चला गया था और जब उसकी उम्र 15 साल थी, तब उसके पिता का देहांत हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था और भी बाकी नई नई कंपनियां खरीद ली थी। चाचा चाची मेरी शादी में आए थे, बहुत खुश थे।
चाची मेरे करीब आई और कहने लगी कि सारिका, तुम्हें देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि अभिषेक से ज्यादा अच्छा हमसफर तुम्हें नहीं मिल सकता था। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया, ऊपर वाले ने भी आपको माफ कर दिया, और आप सबक वक्त से लेती रहिए। शादी का फंक्शन खत्म हुआ, लेकिन अब मेरी नई शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत का मुस्कुराकर स्वागत किया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुराने दिन अभी भी धड़क रहे थे। शायद जख्म भर गए थे, लेकिन निशानी बाकी थी। शादी के बाद अभिषेक के साथ जो घर मिला, वो किसी महल से कम नहीं था, और सुकून की एक जगह भी था। हर चीज ढंग से रखी हुई थी, हर फैसले पर एडवाइस, हर काम में वो मेरी मर्जी तलाश करता था। वो सिंपल सी चाय की पसंद हो या किसी किताब की बात हो, हर बात में मेरी मर्जी को आगे रखता था। एक दिन मैंने अभिषेक से कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ। उसने खुशी से कहा, बिल्कुल करो, लेकिन अपनी पसंद से, वक्त से और शर्तों पर। मैंने एक छोटे से छोटे स्कूल में टीचिंग की नौकरी स्वीकार कर ली थी। बच्चों के साथ वक्त गुजारने, उन्हें पढ़ाना मुझे एक नई जिंदगी की तरफ ले गया था। वो लड़की जो कभी स्कूल जाने को तरसती थी, अब किसी और का सपना पूरा कर रही थी। अभिषेक हर दिन मेरे साथ होता था, लेकिन कभी मेरे रास्ते में नहीं आता था। वो जानता था कि मेरी जिंदगी में आज़ादी मेरा सबसे कीमती जेवर है। कभी कभी रात के समय जब सब कुछ खामोश होता, मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ। पुराने दाग, पुरानी थकन, कुछ भी अब मेरी परीक्षा नहीं रहे थे, लेकिन दिल जानता था कि वो गुजरे लम्हे मेरी बुनियाद बन चुके हैं। अभिषेक ने एक बार रात को कहा कि तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेली हो तो मुझे जगा लेना। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जागते हो तभी मैं सो पाती हूँ। शादी के एक महीने के बाद हम दोनों ने शहर से बाहर एक छोटी सी ट्रिप का प्लान बनाया था। पहली बार मेरे कदम किसी होटल के कमरे में उस यकीन के साथ रखे थे कि अब किसी की निगाह गलत नहीं, कोई इरादा नहीं, अजीब नहीं, और कोई रिश्ता झूठा नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि काश मेरे पिताजी जिंदा होते। अभिषेक ने जवाब दिया, अगर वो होते तो वही तुम्हारी शादी मुझसे करते, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल होने की कोशिश में हमेशा लगा रहता था। मैंने पूछा, और अगर नहीं मानते तो? उसने कहा, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें बचपन की कहानी सुनाता रहता, बस तुम्हारे करीब रहने का कोई ना कोई बहाना बना लेता। नई जिंदगी तेजी से गुजरने लगी थी। पुरानी किताबें बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके पन्नों में जो शब्द शामिल थे, ये नया रिश्ता, नया सफर मेरे फैसले से शुरू हुआ था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। अभिषेक अपने ऑफिस के काम से मुंबई गया हुआ था। मैं घर में थी, दोपहर के वक्त अपने स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जब फोन बजा। नंबर अनजान था। कुछ देर के बाद आवाज आई, मैं राशि हूँ, पंकज की बड़ी बहन। एक पल को मेरा दिमाग जैसे फरार हो गया था। आवाज जानी पहचानी थी, मगर उसके पीछे जो चेहरे थे वो धुंधले पड़ चुके थे। मैंने कहा, जी। उसने मामूली सा जवाब दिया कि भैया को पैरालाइज का अटैक हो गया, हाथ पैर काम नहीं करते, जुबान भी बस आधी चलती है। कुछ दिन अस्पताल रहे, लेकिन अब घर पर हैं। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, आखिर तुम उनकी पत्नी रह चुकी हो, तुम चाहो तो आकर देख सकती हो। कुछ लम्हे में खामोश रही, सांस लेने की रफ्तार बदल गई थी, लेकिन दिल में कोई आस नहीं रही थी। मैंने कहा, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, बाकी देखना और परखना अब मेरे बस में नहीं है। उसने कुछ देर हैरानी जताई और कहने लगी, हम खुद थक गए हैं। वो हर समय तुम्हारा नाम लेते रहते हैं, कभी माफी मांगते हैं, कभी आंखों में आंसू ले आते हैं, शायद पछतावा कर रहे हैं। मैंने बात काट दी और कहा कि पछतावा सिर्फ उसी समय सच लगता है जब उसकी कोई कीमत अदा की जाए। मैं अपनी कीमत बहुत पहले अदा कर चुकी हूँ, अब कुछ वापस नहीं हो सकता। मैंने फोन बंद कर दिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी। मैंने खुद को संभाला और टेबल पर पड़े हुए प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को अभिषेक का फोन आया। उन्होंने कहा कि कैसे गुजरा दिन। मैं खामोश रही, फिर उसे बताया कि पंकज की बहन का फोन आया था, उसको पैरालाइज हो गया, शायद सजा वहीं से मिली है जहां से उसने गलत कदम उठाया था। अभिषेक की आवाज में सुकून था। उसने कहा, जैसा किया वैसा ही पाया था, तुम चाहो तो उसे देखने जा सकती हो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा, मैं जाने की जरूरत नहीं समझती, मुझे अपनी जिंदगी से वफा करनी है। बीते हुए समय की सजा या माफी मेरे काम की नहीं। अगले दिन स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने देखा कि एक लड़की बार बार अपनी कॉपी में कुछ मिटा रही है। मैंने कहा, क्या हुआ रोहिणी? उसने कहा कि मैडम, बार बार गलत लिख रही हूँ। मैंने कहा, तो फिर पेज फाड़कर दोबारा से लिखना शुरू करो। बार बार मिटाने में टाइम बर्बाद होता है और निशान भी बाकी रह जाते हैं। ये कहते हुए मेरे अपने शब्द मेरे दिल में उतर गए थे। पंकज के साथ जो संबंध था वो बार बार मिटाने के काबिल नहीं था।
वो पन्ना फाड़कर अलग किया जा चुका था। उस रात अभिषेक वापस आया। मैंने खाने के बाद उसे सब कुछ ठीक तरीके से बताया। मैंने कहा, तुम जानते हो, मुझे अब तरस नहीं आता, सिर्फ हैरानी होती है। वो इंसान जो दूसरों की जिंदगी को कीमत समझकर चला जाता है, उसे आखिर में अपनी सांस तक किश्तों में मिलती है। अभिषेक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बस यही फर्क होता है, इज्जत देने में या इज्जत खरीदने में। तुमने सब्र से काम लिया और जिंदगी ने तुम्हें इंसाफ दे दिया। मैंने कहा, और तुमने मेरा हाथ थामकर उस वक्त मुझे बचा लिया जब हाथ मुझे धकेल रहे थे। अगले दिन स्कूल में एक प्रोग्राम था जिसमें बच्चों के पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था। जब मैं स्टेज पर गई तो एक लम्हे को लगा जैसे मेरी आवाज सब कुछ कहने के लिए आजाद है। इज्जत वो चीज है जो या तो दिल से मिलती है या छिन जाती है। लेकिन अगर किसी ने आपको इज्जत ही नहीं दी हो, तो आपको अपनी इज्जत की रक्षा खुद करनी चाहिए। तालियां बजी और अभिषेक भी पिछली लाइन में बैठा हुआ था। सर हल्का सा झुका हुआ था, चेहरे पर वही खामोशी और गर्व था। रात को मैं छत पर चली गई थी। आसमान साफ सुथरा था, सितारे चमक रहे थे और नीचे शहर अपनी रोशनी में गुम थे। मेरे हाथ में चाय का कप था और दिल में सुकून था। पंकज का अंजाम कोई खबर नहीं, कोई कहानी नहीं, वो सिर्फ एक मिसाल बन चुका था। अभिषेक मेरे पास आया और कहने लगा कि कभी-कभी अनजान की खबर भी सुकून देती है ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा सुकून इस बात में है कि मैं अब किसी के फैसले का नतीजा नहीं हूँ। अब हम दोनों छत पर बैठे रहे थे, हवा चल रही थी और जिंदगी एक नए रास्ते पर जा रही थी। पुरानी गलियों में अब मेरे कदम नहीं पड़ते थे, लेकिन उनके निशान अभी भी बाकी थे, और वो निशान ये याद दिलाते थे कि अगर कोई इंसान चाहे तो अपने जख्मों से सोना भी निकाल सकता है। जैसा पंकज ने किया वैसा ही उसे मिला, और जैसा मैंने सहकर भी संभल कर भी जिया, वैसे ही सुकून का अंजाम मेरा भाग्य बना, मेरा भविष्य बना। इज्जत भी कभी दूसरों की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी खुददारी से हासिल होती है। जो दूसरों को तकलीफ देता है, अंजाम में वही तकलीफ लौटकर उसकी तरफ जरूर आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।